नमस्कार, हमारा उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर। रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बेरोजगारी और कोरोना पर चर्चा की मांग को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में हंगामे के बीच 19 विधेयक पारित, सदन अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित। उत्तराखंड सरकार का बड़ा फैसला, अब सभी विश्वविद्यालयों में एक समान नियम होने लागू। 1973 के बाद पहली बार हुआ ऐसा। अब तक नहीं बन सका मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गर्भकुंड, आपदा के 7 वर्ष बाद भी नहीं बना गर्मकुंड। 28 सितंबर को क्लैट की प्रवेश परीक्षा, कोरोना पॉजिटिव और आइसोलेट छात्रों पर रोक। कंसोर्टियम ऑफ नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने जारी किया दिशा निर्देश। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए निर्देश, क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों की मॉनिटरिंग को कमेटी गठित करे। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण, सामने आए 1069 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 43,720 पहुंची। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और देश की संसद में कृषि संबंधित अध्यादेश पास होने के बाद से अब तक कई लोगों द्वारा किसानों को गुमराह करने का काम किया जा रहा है, जिसके चलते मुख्यमंत्री रावत ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि प्रदेश के किसानों को गुमराह किया जा रहा है। जो अध्यादेश सरकार ने किसानों के लिए पास किया है, वो कहीं ना कहीं छोटे किसानों को ये कृषि संबंधित अध्यादेश उनके हित में होगा, और साथ ही किसानों पर राजनीति करने वालों को सामने आकर जवाब देना चाहिए। एक देश और एक मार्केट, एक देश एक राशन कार्ड की तरह, जीएसटी की तरह आज किसानों के लिए पूरा देश ओपन हो गया है। और इसलिए जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं, या तो वो अनजान हैं या वो सोने का नाटक कर रहे हैं। सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है। और काशीपुर के प्राचीन द्रोणासागर तीर्थ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने को लेकर कवायद तेज हो गई है, जिसके तहत एसडीएम गौरव कुमार के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने द्रोणासागर तीर्थ के आसपास हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेखपाल को द्रोणासागर के बाहर बनी लगभग 1 दर्जन दुकानों से किराया वसूलने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि किराया न दिए जाने पर नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा जा रहा है। रोजगारों को रोजगार देने की जो राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उसके अंतर्गत एमएसवाई के अंतर्गत और समाज कल्याण के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से बेरोजगारों को विभिन्न परियोजनाओं में लाभान्वित करते हुए उनको रोजगार के लिए परिसंपत्तियां उपलब्ध कराते हुए उनको आय सृजक कार्यक्रमों से जोड़ने की ये योजनाएं हैं, ताकि कोविड के प्रभाव से जितने भी लोग प्रभावित हुए हैं, जिनके आगे रोजगार की समस्या आई हुई है, उनको रोजगार उपलब्ध कराने में राज्य सरकार की भूमिका सुनिश्चित की जा सके। सितारगंज कोतवाली पुलिस और गौवंश संरक्षण स्क्वाड कुमाऊं की टीम ने ग्राम बंगौरी में दबिश देकर 1 कुंतल गौमांस बरामद किया है। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 फरार हो गए। इस दौरान एक बाइक और गौकशी के औजार भी बरामद किए गए हैं। वहीं सभी आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आज ग्राम बंगौरी में मुखबिर की सूचना पर गौ संरक्षण स्क्वाड और लोकल थाना पुलिस की दोनों ज्वाइंट टीम ने दबिश दी, जिसमें 4 लोगों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 1 कुंटल अवैध गोमांस के साथ और औजारों के साथ 4 के खिलाफ एनडी उसमें मुकदमा कायम कर किया गया है गौ संरक्षण अधिनियम में, और 4 को जेल भेजा जा रहा है। और केदारनाथ धाम में आई आपदा को 7 साल बीत चुके हैं, लेकिन इन 7 सालों में केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड स्थित गर्मकुंड के निर्माण नहीं हो पाया है। ऐसे में केदारनाथ धाम पहुंचने वाले यात्रियों को भारी परेशानी हो रही है। अभी तक नहीं बन सका मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गर्मकुंड। आपदा के 7 वर्ष बाद भी नहीं बना गर्मकुंड। कुंड में स्नान करने के बाद ही भक्त करते हैं केदारनाथ की यात्रा।
आपदा में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था कुंड। महिला तीर्थयात्रियों को स्नान करने में आ रही हैं दिक्कतें। केदारनाथ धाम में आई विनाशकारी आपदा को शायद ही कभी भूला जा सकता है। आपदा के जख्म आज भी ताजा हैं। केदारनाथ धाम और केदारनाथ घाटी में आपदा ने जमकर तबाही मचाई थी। हजारों यात्रियों और स्थानीय लोगों के अलावा लोगों के घर, होटल, लॉज आदि आपदा की भेंट चढ़ गए थे। आपदा से पहले केदारनाथ यात्रा के मुख्य पड़ाव गौरीकुंड में गर्म कुंड हुआ करता था, जो आपदा में बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। पहले महिला और पुरुष यात्रियों के लिए अलग अलग स्थान करने की व्यवस्था थी, लेकिन आपदा के बाद में जमीन में एक गड्ढा करके कुंड का रूप दिया गया है। सात सालों में कुंड का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, जबकि कुंड के निर्माण पर लाखों रुपए भी खर्च हो चुके हैं। कुंड के किनारे सुरक्षा के भी कोई उपाय नहीं है। महिला यात्री कुंड में स्नान करने से कतरा रही हैं। पुरुष यात्री तो खुले कुंड में स्नान भी कर देते हैं, लेकिन महिला यात्रियों को कई बार इसके लिए सोचना पड़ता है। पुराणों में भी गर्म कुंड का विशेष महत्व है। मान्यता यह है कि गर्म कुंड में स्नान करके शुद्ध होने के बाद ही केदारनाथ की पैदल यात्रा शुरू होती है। कुंड से कुछ दूरी पर ही मां पार्वती का भव्य मंदिर भी विराजमान है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां पार्वती भी इस कुंड में स्नान करने के बाद भगवान शंकर की तपस्या करती थी। आपदा के 7 साल गुजर जाने के बाद भी कुंड का निर्माण न होने से भक्तों की आस्था को ठेस पहुंच रही है। देख रेख के अभाव में कुंड के निकट गंदगी के अंबार भी लगे हुए हैं। भक्त लंबे समय से कुंड निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुंड का निर्माण नहीं हो पाया है। व्यापार संघ अध्यक्ष गौरीकुंड अरविंद गोस्वामी एवं स्थानीय निवासी रोबिन सिंह का कहना है, आपदा के 7 और 8 वर्ष के बाद भी केदारनाथ का मुख्य मार्ग, मुख्य पड़ाव पर गौरीकुंड स्थित है और उसका एक अपनी महिमा है। गौरीकुंड जो कि तप्त कुंड से सबसे ज़्यादा विख्यात है और आज भी आपदा के 8 वर्ष बाद भी गौरीकुंड वैसी स्थिति में है, अपनी जीर्ण शीर्ण स्थिति में है। आज भी बाहर से आए हुए श्रद्धालु लगातार जिस प्रकार से केदारनाथ यात्रा पर जाते हैं और केदारनाथ के मुख्य पड़ाव जो कि गौरीकुंड है और तप्त कुंड की अपनी एक महत्व है, एक महिमा है, जिसमें कि किसी की बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ नहा रही है और लोग ऊपर से तमाशा देख रहे हैं। हमने कई बार प्रशासन से को इसके बारे में भी अवगत कराया कि आप लोग इसके ऊपर एक टीन का शेड हो या तो इसको कवर किया जाए, जो पूर्व में गौरीकुंड की व्यवस्था हुआ करती थी। बहरहाल आपदा को 8वां वर्ष लग चुका है, लेकिन गौरीकुंड में अभी गर्म कुंड का निर्माण नहीं हो पाया है। कुंड न होने से महिला यात्रियों को भारी परेशानियां हो रही हैं। शासन प्रशासन भी इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। गर्म कुंड के नाम से ही गौरीकुंड विख्यात है, लेकिन कुंड की सुध नहीं ली जा रही है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। और नैनीताल कलेक्ट्रेट भवन में वर्चुअल विधानसभा सत्र में उपस्थित हुए परिवहन मंत्री यशपाल आर्य ने सदन स्थगित होने के बाद पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि जनता के मुद्दे का उठाना विपक्ष का काम है, लेकिन सदन की कार्रवाई एक नियमावली के तहत ही चलती है। सदन की कार्रवाई के लिए एक एजेंडा तय किया जाता है, जबकि विपक्ष ने बिना एजेंडे तय किए सदन में बेरोजगारी, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हंगामा किया। इसके बाद सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। सदन की कार्रवाई स्थगित होने से सदन में प्रमुख मुद्दों पर बहस नहीं हो पाई। वहीं इस दौरान नैनीताल पहुंचे कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत रावत ने सरकार के एक दिन के विधानसभा सत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने बिहार में 80,000 LED के जरिए वर्चुअल रैली की, जबकि जनता को गुमराह करने के लिए और विधायक निधि का पैसा वापस करने के लिए एक दिन का सत्र चलाया जा रहा है। ये तुम्हारा वाला है। एक मिनट आ जाओ। लेकिन सदन नियमावली से चलता है
लेकिन जैसा मैंने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति भी है, कार्य संचालन नियमावली भी है, वो प्रमुख आधार हैं, कुछ एजेंडा तय होता है, उसके आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं, सवाल किए जाते हैं। 310 है, नियम 58 है, सब कुछ है विपक्ष के पास, लेकिन उसका इस्तेमाल सही ढंग से, वाजिब ढंग से होना चाहिए। देखिए, मैंने कहा ना, इतना ज़्यादा व्यवधान था, इतना ज़्यादा शोर था, जैसे आप ही ने कहा कि बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर वो सदन में आए थे। देखिए, आप किस सदन की बात कर रहे हैं? आपने सुना कभी इतिहास में कि एक दिन के लिए सदन बुलाया गया हो? क्या जो बीजेपी बिहार में 80,000 LED लगा करके वर्चुअल रैली कर सकती है कि वो जो है उत्तराखंड में विधानसभा सत्र को मात्र एक दिन के लिए चला रहे हैं? ये खाली दिखावा है। ये तकनीकी रूप से अपनी जो वैधानिक मजबूरी है, वैधानिक बाध्यता है कि 6 महीने के अंदर सत्र चलाना जरूरी है, नहीं तो विधायी कार्य रुक जाएंगे, सरकार 1 रुपया खर्च नहीं कर पाएगी, पैसा इन पे है भी नहीं। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। क्या है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्यों करते हैं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या जरूरी है प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट? क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाएगा तलाक? क्या बनाएगा वैवाहिक संबंधों को बेहतर? पाएं प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े हर सवाल का जवाब। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारे खास कार्यक्रम वकील आपका में कॉल करना ना भूलें, सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने केंद्र की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि सरकार किसानों को हित में जो काम कर रही है वह पिछली सरकारों ने नहीं किया, जिससे किसानों को उनका हक नहीं मिला। चाहे वे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो, चाहे बिजली की समस्या, सभी पर केंद्र सरकार ने पूरी क्षमता से काम किया है। प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यकाल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, चाहे आज प्रधानमंत्री के रूप में रहा हो, उन्होंने किसानों के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं। मैं थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगा, गुजरात की ओर आपको ले जाना चाहूँगा कि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय किसानों को बिजली जो थी वो उसका कोई फिक्स टाइम नहीं होता था कि किस समय उनको बिजली मिलेगी जिससे अपने ट्यूबवेल वो चला सके और सिंचाई कर सकें। कभी रात को नंबर आता था, कभी दिन में आता था, कभी सुबह आता था। तो किसानों ने एक बार उनसे मिलकर कहा कि आप हमारा कोई एक टाइम फिक्स कर दीजिए, 2 घंटे हमको आप बिजली एक फिक्स टाइम कर दीजिए, ताकि हम ये सुनिश्चित रहें कि हमको उस समय अपने ट्यूबवेल चलाने और अपने खेत को सिंचाई का काम करना है या सोइंग का काम करना है, हम उस समय अपना एक सुनिश्चित समय हमारा हो जाएगा। तो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, मैं देखूंगा। और उन्होंने विद्युत विभाग की बैठक लेकर के और कहा कि मुझे किसानों को 5 घंटे बिजली देना है और इसके लिए उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया कि 1 साल के अंदर, क्योंकि उसमें बिजली का उत्पादन भी पर्याप्त नहीं था गुजरात में, और उन्होंने 1 साल के अंदर अंदर किसानों को 1 घंटा नहीं बल्कि 10 बजे से और शाम के 5 बजे तक 7 घंटा
और नियमित और निश्चित समय पर उन्होंने बिजली देने का काम किसानों के लिए किया। भारत में जो कृषक महोत्सव की जो शुरुआत हुई है हर गांव में, वो गुजरात से शुरू हुई और जिसमें एक महीना साल में एक बार ये महोत्सव वहां पर हो रहे हैं तब से, और एक महीना कोई भी विधायक बीजेपी का, कोई भी मिनिस्टर एक महीने तक अपने घर पर नहीं सोता है। वो किसी न किसी गांव में सोता है और वहां पर जाकर के किसानों से इंटरेक्शन करता है। मैं स्वयं, जब मैं कृषि मंत्री था, 2009 की बात है, और मैं स्वयं गुजरात इसके अध्ययन के लिए गया था और मैंने भी वहां पर 6-7 गांवों में जाकर के वहां के कृषक महोत्सवों का अध्ययन किया था। उसके बाद हमने भी उत्तराखंड में कृषक महोत्सव की शुरुआत की थी। ये मैंने स्वयं वहां पर जाकर के देखा। चाहे मंडी के सुधारों का सवाल होगा, वहां पर मंडियों में सीसीटीवी कैमरे और जितने वहां पर बैरिकेड्स हैं जो मोटर मार्गों पर, उसके लिए उन्होंने वहां पर व्यवस्था की। हर उसका जो सेंटर था, सर्वर था, वो गांधीनगर में था। सब कुछ वहां पर जाकर देखा जा सकता था। यही नहीं, वहां के किसानों जो उत्पाद करते हैं, अहमदाबाद के पास, गांधीनगर के पास एक बहुत बड़ा एरिया है जिस पर कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में खेती की जाती है, और वहां के जो उत्पाद हैं, सब्जी हैं, फल हैं, ये अरब देशों के लिए जाते हैं। उसके लिए स्पेशल सड़क बनाई गई पोर्ट तक, बंदरगाह तक, कि कहीं पर भी गाड़ियों को कोई झटका न लगे, ताकि किसानों की जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो खराब हों, और उनको उन्होंने सीधा सीधा अरब देशों के लिए वहां से उन्होंने सप्लाई की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज एक ऐसे प्रधानमंत्री पर आक्षेप लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने जितनी चिंता उन्होंने किसानों की किसी ने कभी उन किसानों की ये चिंता नहीं की है। ये मैं आज यहाँ पर, इसलिए मुझे उनके पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ रहा है। मुझे याद है कि 2013 में जब राहुल गांधी देश के कांग्रेस के अध्यक्ष थे और सरकार कांग्रेस की थी सेंटर में, उन्होंने उस समय कहा था कि हम फल सब्जियों को एपीएमसी एक्ट से बाहर लाएंगे, जिसका वो आज विरोध कर रहे हैं, उसको किसान विरोधी बता रहे हैं। ये स्वयं राहुल गांधी ने उस समय ये बात कही थी। यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि कुछ लोग इस बहाने किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसानों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं, और यहां तक कि किसानों को गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले अखबारों में जो कुछ मैंने पढ़ा, मैं उसको ज़्यादा ओपन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बुरी बातों को याद नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं उसके बारे में बहुत जिक्र आपके बीच में नहीं करूँगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोदी सरकार ही किसानों की सबसे हितैषी सरकार है। स्वामीनाथन आयोग, ये कब ये स्वामीनाथन आयोग बना था? कांग्रेस की उसके बाद 10 साल सरकार रही देश में, पर स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी, उन्होंने सीधा सीधा उसको ठंडे बस्ते में डालने के अलावा कोई काम उस पर नहीं किया। अगर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पर अगर किसी ने काम किया है तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने किया है। ये हम सब जानते हैं कि उनके उद्बोधन में सदैव गांव की, गरीब की, किसान की ये चिंता उनके उद्बोधन में सदैव रहती है, और उसी के कारण ये हुआ कि आज किसानों के लिए क्रांतिकारी परिवर्तन देश में हुए हैं। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि जब 2009 में यूपीए की सरकार बनी थी तो कृषि मंत्रालय का जो बजट था वो 12,000 करोड़ रुपया था, मात्र 12,000 करोड़ रुपया, जो आज बढ़ करके 1,34,000 करोड़ रुपया हो गया है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछली सरकार किसानों के प्रति कितना फिक्रमंद थी, और आज की सरकार जो नरेंद्र भाई मोदी की सरकार है वो किसानों की कितनी हितैषी है। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं कि किसानों, केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 करोड़ रुपए की रकम किसानों के हित में खर्च नहीं हो सकी थी पिछली सरकार के समय में।
75,000 करोड़ भी खर्च नहीं हुआ, लेकिन आज ये सब संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री किसान योजना से अब तक 92,000 करोड़ रुपए सीधे सीधे डीबीटी के थ्रू किसानों के खाते में पहुंच चुके हैं। 92,000 करोड़ रुपया। मोदी सरकार ने एक और पहल की कि कृषि अवसंरचना के लिए, इसके लिए 1 लाख करोड़ का पैकेज ये मोदी सरकार ने दिया। इसके अलावा मत्स्य पालन के लिए 20,000 करोड़ रुपया, पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपया, हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपया, फूड प्रोसेसिंग के लिए 1,000 करोड़ रुपए का पैकेज माननीय मंत्रिमंडल ने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसको मंजूरी दी है। ये आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत कहाँ केवल और केवल पशुपालन के लिए 15,000 करोड़ रुपया और उनका पूरा सेक्टर के लिए 12,000 करोड़ रुपया। आप कल्पना कर सकते हैं कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी पर, नरेंद्र भाई मोदी पर किसान विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं, वो इसको नंगी आंखों से देख सकते हैं। पूरा देश इस चीज को देख रहा है कि वास्तव में किसानों का सच्चा हितैषी कौन है। अभी तक जो किसान हमारे हैं उनको काफी हद तक ऋण पर निर्भर रहना पड़ता था। यूपीए के समय किसानों को 8 लाख करोड़ का कर्जा मिलता था। आज 15 लाख करोड़ रुपए का ऋण सालाना उनको दिया जा रहा है। यूपीए के शासनकाल में मैंने जैसे आपको बताया कि स्वामीनाथन आयोग ने कृषि कल्याण के लिए अपने सुझाव दिए थे, उन्होंने उसको लागू नहीं किया और माननीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ने उन सुझावों को लागू किया, बल्कि उसमें कुछ और भी प्राविधान जोड़ करके किसानों के हितों को तलाशा है। अब आप देखिए कि एमएसपी को लेकर कुछ बात करना चाहूंगा कि 2015-16 में जब मोदी जी का पहला वर्ष सरकार का था तो धान की एमएसपी ये 1410 रुपया प्रति क्विंटल थी, जो आज 1925 रुपया क्विंटल हो गई है। यानी कि 500 रुपया क्विंटल से अधिक की वृद्धि एमएसपी में हुई है। इसी तरह से गेहूं जो 50 एमएसपी में 50 रुपए क्विंटल की वृद्धि की है, जो 1925 रुपया था उसको आज 1975 किया है। ये अभी लेटेस्ट पिछले साल का आंकड़ा है। चने में 225 रुपए क्विंटल की वृद्धि की गई, जो अब 5,100 रुपए क्विंटल हो गया है। जौ में 75 रुपए क्विंटल की वृद्धि की गई, जो पहले 1,525 रुपया था, आज वो 1,600 रुपए क्विंटल हो गया है। मसूर की दाल में 300 रुपए क्विंटल की वृद्धि की गई है। पहले 4,800 रुपए क्विंटल था, आज 5,100 रुपए क्विंटल मसूर की कीमत हो गई है। सरसों में 225 रुपया क्विंटल की वृद्धि हुई है। जहां पहले ये 4,425 रुपये था, अब ये 4,650 रुपया प्रति क्विंटल इसके दाम की एमएसपी घोषित की गई है। जो किसान कल्याण की दिशा में अगर हम देखें, जो विधेयक जो अभी पारित हुआ है लोकसभा से, इसमें जो सबसे बड़ा काम जो हुआ है वो बिचौलियों को समाप्त करने का काम हुआ है। क्योंकि जब भारत सरकार की कृषि सुधारीकरण की एक समिति बनी थी और महाराष्ट्र के जो कृषि मंत्री थे पाटिल, वो उसके अध्यक्ष थे और मैं उस कमेटी का एक मेंबर था, और उसको लेकर के हमने बहुत सारी मीटिंगें की देश के विविध क्षेत्रों में जाकर के। जब मैं कृषि मंत्री था उस समय बात होती थी कि बिचौलिए 6 बिचौलिए बीच में होते हैं, इन बिचौलियों को कैसे समाप्त किया जाए, उस पर चिंता तो हुई। शरद पवार जी कृषि मंत्री थे देश के, उस पर चिंता तो हुई, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई। बिचौलिए समाप्त होना चाहिए थे, इस पर सब लोग सहमत थे, लेकिन उन बिचौलियों के ही कारण ये समाप्त नहीं कर पाए। आज इस विधेयक के द्वारा किसानों को खुली छूट है कि वो मंडी में बेचना चाहें तो मंडी में बेच सकते हैं अपने उत्पाद,
अगर वो चाहे मार्केट में अच्छा मूल्य मिल रहा है तो मार्केट में अपना उत्पाद बेच सकते हैं और उस पर कोई टैक्स मंडी नहीं ले सकेगी। यानी कि मंडी अब केवल जो टैक्स है वो मंडी के भीतर ही ले सकती है, ये इसमें व्यवस्था की गई। किसान आज़ाद हो गया, किसान स्वतंत्र हो गया कि उसको जहां अच्छा मूल्य मिलता है वो वहां जाकर के अपने उत्पाद को बेच सकता है। ये सबसे बड़ी मैं समझता हूं कि जो लिबर्टी किसान को मिली है वो ये है कि आज किसान के हाथ खुले हैं, वो कहीं पर भी जाकर के अपने उत्पाद सेल कर सकता है और बिचौलियों से वो मुक्त हो जाएगा इस विधेयक के पास हो जाने के बाद। अब जो स्वामीनाथन हो या तमाम जो किसान नेता रहे हैं, आज एक देश और एक मार्केट, एक देश एक राशन कार्ड की तरह, जीएसटी की तरह आज किसानों के लिए पूरा देश ओपन हो गया है। और इसलिए जो लोग माननीय प्रधानमंत्री जी की आलोचना कर रहे हैं, या तो वो अनजान हैं या वो सोने का नाटक कर रहे हैं। सोए हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको नहीं जगाया जा सकता है। मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि आप स्वयं देखिए कि किसानों के लिए किसने सर्वाधिक काम किया है। किसान भाई सब जानते हैं, सब समझते हैं कि ये कुछ दलों का राजनीतिक स्वार्थ के कारण, अपने निजी हितों के कारण, और जो दलाल चले आ रहे हैं 50, 60, 70 साल से, उन दलालों के दबाव में वो इस तरह के आरोप प्रधानमंत्री जी पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का जो ये कार्यकाल रहा है, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में रहा हो, तो किसान विधेयक को लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत अपनी बात रख रहे थे, उसकी अच्छाइयां बता रहे थे। फिलहाल चलिए अब आपको बाबा केदार की आरती दिखाते हैं। पीछे पीछे पीछे। खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।